दोस्तों, अगर आप पहली मर्तबा ये कहानी देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस कहानी के पहले पार्ट्स को देख लें ताकि आपको कहानी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 43 गायब होते लोगों की कहानी पार्ट 5। बंद दरवाजे के पीछे। आरिफ की निगाहें उस मोमज़दा चेहरे पर अटक गई थी। उस चेहरे की पलकें हल्के हल्के कांप रही थीं, जैसे सदियों से बंद कोई खिड़की पहली बार हवा से सरसराई हो। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो पुतली उसे देख रही हो, नीली, ठंडी मगर जिंदा। कमरा एक अजीब सी खामोशी में डूब गया था, जिसमें हर आवाज जैसे फुसफुसाहट बनकर दिल के अंदर उतर रही थी। तभी दीवार की तरफ से हल्की सी दस्तक हुई, बहुत धीमी लेकिन बेहद असरदार। आरिफ के जिस्म में एक झुरझुरी दौड़ गई। ये कोई मामूली खटखटाहट नहीं थी, इसमें जैसे किसी भूले हुए वजूद की पुकार थी। उसे फौरन अपनी डायरी की वो पंक्ति याद आ गई, वो दरवाजा जो कभी खुला नहीं। उसने चारों ओर नजरें दौड़ाई। कमरे की पिछली दीवार पर एक कोना था जहाँ की ईंटें बाकी दीवार से जरा अलग नजर आ रही थी। रंग हल्का सा फीका, जैसे वक्त भी उस जगह से डरता रहा हो। आरिफ झुका, उंगलियों से ईंटों को टटोलने लगा। तभी उसकी उंगली एक बाहर निकली हुई ईंट पर रुकी, अनजाने में जैसे उसका इंतजार हो रहा हो। उसने हल्के से दबाया और फिर एक भारी खुरदुरी आवाज के साथ दीवार धीरे धीरे पीछे सरकने लगी। धूल की महीन परतों के बीच एक दरवाजा उभरने लगा, लोहे का, जंग लगा हुआ, लेकिन अब भी मजबूत। आरिफ की सांसें अटक गईं। ये वही दरवाजा था, वही जिसके बारे में अब तक लोग सिर्फ कानाफूसी करते थे कि कभी खुला नहीं और जिसे खोलने वाला कभी लौट कर नहीं आया। दरवाजे को उस पार अंधेरा था, गाढ़ा, सियाह और जीवित, मगर उस अंधेरे में उसे जैसे किसी की निगाह महसूस हुई। कोई था वहाँ, कोई जो उसका इंतजार कर रहा था। आरिफ ने एक आखिरी बार पीछे देखा, फिर लाइटर जलाया और उस दरवाजे के भीतर कदम रखा जहां शायद वो सच था जिसे लोग अब तक अफवाह समझते रहे थे। आरिफ की उंगलियां कांप रही थी, लेकिन उसके इरादे में अब भी वो सख्ती थी जो किसी हद तक जाने वाले इंसान में होती है। जिस ईंट को उसने दबाया था, उसके पीछे से आती घिसटती हुई आवाज जैसे किसी भूले हुए रहस्य की सांसें हो, धीरे धीरे कमरे की दीवार को पीछे खिसकाती जा रही थी। दीवार अब पूरी तरह से हट चुकी थी और उसके पीछे जो दिखा वो महज एक और कमरा नहीं था, वो एक और दुनिया थी। कमरे के अंदर एक अजीब सी सीलन थी, जैसे सदियों से कोई वहां सांस लेता आ रहा हो। फर्श पर बिखरी धूल और टूटे कांच के टुकड़े किसी भयानक हादसे की कहानी कह रहे थे। दीवारों पर अब भी अधजले पोस्टर चिपके थे, कुछ सरकारी आदेश, कुछ गुमशुदा लोगों की तस्वीरें और कुछ अजीब सी प्रतीक जिनका मतलब आरिफ नहीं समझ सका। उन प्रतीकों को देखकर उसका सर हल्का सा चकराया, जैसे वो किसी ऐसे भाषा में लिखे हों जो सीधे जहन को निशाना बनाती है। कमरे के बीचों बीच एक पुराना मेज रखा था, उस पर फैले हुए कागजों में नमी थी, लेकिन कुछ नाम अब भी पढ़े जा सकते थे। फैजल उस्मानी, सलीमा कय्यूम, जैद इरशाद। आरिफ की आंखें फटी रह गई। ये वही नाम थे जिन्हें वो गायब लोगों की फाइलों में पढ़ चुका था, लेकिन किसी ने कभी ये नहीं बताया था कि ये सारे नाम एक ही जगह किसी रजिस्टर में दर्ज थे। उसी पल कमरे के कोने में कुछ हिला। आरिफ ने टॉर्च उस तरफ घुमाई। वहां एक अधखुला दरवाजा था, लकड़ी का, काला और मोटा, जिस पर जंग खाई लोहे की पट्टियां जड़ी थीं। दरवाजे पर उंगलियों से खरोंचने के निशान थे, जैसे किसी ने उसे भीतर से खोलने की कोशिश की हो। उस खरोंच के बीच एक नाम उभरा हुआ था, नासिर। आरिफ को याद आया, नासिर वही लड़का था जिसकी माँ हर हफ्ते थाने जाकर एक ही बात दोहराती थी, वो दरवाजा खोलिए, मेरा बेटा वहाँ है। आरिफ ने कांपते हाथों से दरवाजे की कुंडी को छुआ। दरवाजा अजीब ढंग से गर्म था, जैसे उसके पीछे कोई अभी भी सांस ले रहा हो। एक पल को आरिफ का दिल धड़कना भूल गया।
लेकिन वो पीछे नहीं हटा। उसने कुंडी घुमाई, दरवाजा चरमराया और एक अंधेरी सुरंग की तरह खुल गया। भीतर से आती हवा में जंग, सीलन और कुछ अजीब सा मिला था, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खुला हो। वहां अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में एक आवाज थी, धीमी, सिसकती हुई, जैसे कोई बहुत अंदर से कह रहा हो, बाहर निकालो मुझे। आरिफ ने एक आखिरी बार पीछे देखा। अब लौटना मुमकिन नहीं था। जो दरवाजा कभी खुला नहीं, आज वो उसकी आंखों के सामने था, और उस दरवाजे के पीछे शायद 43 से कहीं ज्यादा लोगों की चीखें अब भी कैद थी। सुरंग में कदम रखते ही आरिफ को ऐसा लगा जैसे उसने वक्त की किसी पुरानी भूली हुई नस को छेड़ दिया हो। दीवारें सांस ले रही थीं, सचमुच सांस जैसी आवाजें आ रही थी। हर कुछ कदम पर दीवार से धड़कन जैसी धुंधली धुन टकराती थी। वहां अंधेरा था, लेकिन एक औरत की सिसकी जैसी धीमी आवाज सुरंग के भीतर गूंज रही थी। उसकी टॉर्च की रोशनी सिर्फ कुछ ही फीट तक जा पा रही थी, और उस रोशनी के पार कुछ ऐसा था जो अंधेरे में भी अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहा था। हर कदम पर जमीन जैसे पिघली हुई लगती, कीचड़, खून या कुछ और। पहचान नामुश्किल था। एक जगह दीवार पर नाखूनों से खरोंच कर लिखा गया था, हमने इसे इंसान समझा था। आरिफ का गला सूखने लगा। उस वाक्य में ऐसा कुछ था जो इंसान को भीतर तक तोड़ दे। वो आगे बढ़ा तो सुरंग में एक छोटी सी खुली हुई जगह आई। एक तरफ का तहखाना, वहाँ एक पुराना स्टील का स्ट्रेचर पड़ा था, और उसके बगल में कुछ कपड़े, बच्चों के कपड़े, कुछ लाल धब्बे उन पर अब भी ताजा लग रहे थे। तभी अचानक उसकी टॉर्च एक कोने में जाकर ठिठक गई। एक परछाई, आरिफ के पैरों की हरकत रुक गई। परछाई हिली। वो चीज दीवार से लगी बैठी थी, एक अजीब आकृति, आधा इंसानी आधा कुछ और। उसकी पीठ मुड़ी हुई थी, जैसे कई सालों से झुकी हो। उसके चेहरे की चमड़ी पतली और फीकी थी, जैसे किसी लाश को नमक में रखा गया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात थी उसकी आंखें। वो नीली थी, एकदम वैसी ही जैसी नीला की थी। वो आकृति अचानक धीरे धीरे घुटनों के बल उठी। उसने कोई आवाज नहीं निकाली, लेकिन उसकी सांसों की धड़कन अब पूरे तहखाने में गूंज रही थी। फिर उसने सर उठाया और सीधा आरिफ की तरफ देखा। आरिफ के होठों से हल्की सी फुसफुसाहट निकली, तुम इंसान हो? उसने जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना किया, अपने सीने की तरफ इशारा किया, वहां जहां एक बड़ा सुराख था और उसमें एक ताले की आकृति बनी हुई थी। आरिफ कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन तभी उस आकृति ने थरथराते हुए अपने पीछे की दीवार पर हाथ फेरा। दीवार पर 43 निशान बने थे। हर निशान के नीचे एक नाम खुदा हुआ था, फैजल, सलीमा, नासिर, और 44वां निशान खाली था। आरिफ की सांस रुक गई। वो जान गया था अब अगला नाम उसी का लिखा जाना था। आरिफ की रगों में लहू नहीं, जैसे बर्फ दौड़ गई थी। दीवार पर 44वां खाली निशान अब किसी गहरी योजना की तरह उसे घूर रहा था। ऐसा जैसे किसी ने पहले ही तय कर रखा हो कि अगली गुमशुदगी उसी की होगी। वो आकृति अब भी उसकी ओर देख रही थी, और उसकी सांसें धीमी लेकिन भारी होती जा रही थी, जैसे हर पल कोई भारी वजन उस पर और इस जगह पर टिका हुआ था। कौन हो तुम? आरिफ ने साहस जुटाकर पूछा। आकृति हिली नहीं, बस धीरे धीरे अपनी उंगलियों से जमीन पर एक आकृति बनाने लगी, एक वृत्त जिसमें 3 रेखाएं केंद्र से बाहर की ओर जाती थी। वही प्रतीक जो आरिफ ने ऊपर कमरे की दीवारों पर देखा था। अब वो समझ चुका था कि यह सिर्फ कोई रहस्यमयी निशान नहीं था, ये एक संकेत था, एक सिस्टम जिसमें लोग गुम नहीं होते, चुने जाते हैं। तभी पीछे से हवा में अचानक सरसराहट हुई, जैसे कोई दरवाजा बंद हो रहा हो। आरिफ ने तुरंत पलट कर देखा। वही सुरंग का दरवाजा जिससे वो अंदर आया था, अब धीरे धीरे अपने आप बंद हो रहा था। वो भागा, कांपते हाथों से दरवाजों को थामने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब भीतर से खिंचता जा रहा था, जैसे किसी ने उस पर कब्जा कर लिया हो। नहीं, आरिफ चिल्लाया, मगर आवाज दीवारों में समा गई और दरवाजा एक आखिरी कराह के साथ बंद हो गई।
अंधेरा और गाढ़ा हो गया था। अब उसके पास सिर्फ टॉर्च की मध्यम रोशनी थी और वो अजीब आकृति जो अब धीरे धीरे अपने जगह से उठने लगी थी। उसके पैर जमीन से छूते नहीं थे, बल्कि जैसे हवा में घिसटते हुए आगे बढ़ते थे। आरिफ दीवार के पास सिमट गया। उसका हाथ अब भी जेब में रखे मोबाइल की ओर गया, लेकिन वहाँ कोई नेटवर्क नहीं था। उसने हिम्मत करके मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई और सामने देखा। आकृति अब एकदम पास थी और तब उसने पहली बार वो शब्द सुने जो आरिफ कभी नहीं भूल सकता था। मैं था पहला पर आखिरी नहीं। आरिफ की आंखें चौंधिया गई। आकृति ने अपने सीने के उस ताले को छुआ और एक तेज झिलमिलाहट के साथ पूरा कमरा हिल गया, जैसे कहीं नीचे जमीन फट रही हो। और फिर दीवारें बोलने लगी। सचमुच दीवारों से आवाजें आने लगी, सैकड़ों शायद हजारों लोगों की। सबकी आवाजें अलग अलग मगर एक जैसे दुख और सिसकी में गूंजती हुई। हमें बाहर निकालो, हमें याद करो, वरना अगला तुम ही होगे। आरिफ ने जोर से आंखें बंद कर ली। उसके भीतर अब डर से ज्यादा एक सवाल था, अगर मैं बच भी गया तो क्या इस सच्चाई को कोई मानेगा? पर सवाल से पहले जवाब आ गया था। तहखाने के कोने से एक और दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था, लेकिन इस बार वो लकड़ी का नहीं था, लोहे का था और उसके ऊपर लिखा था, वापसी नहीं होगी। लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था, लेकिन उसमें कोई चरमराहट नहीं थी, जैसे वो इस पल का इंतजार कर रहा हो सालों से। उसकी पट्टियां जिन पर जंग अब जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, एक अजीब नीली रोशनी से चमकने लगी और उस दरवाजे के ऊपर जो लिखा था, वापसी नहीं होगी, अब आरिफ के जहन में धुंधली आवाज बनकर गूंज रहा था। तो अब उसी जगह पहुंच गया है। पीछे से वो आकृति बुदबुदाई, जहां हर गायब हुए इंसान को आखिरकार लाया गया और मिटा दिया गया। आरिफ का कदम थरथरा गया, लेकिन जिज्ञासा या शायद भीतर से उठती एक जिद उसे पीछे नहीं हटने दे रही थी। उसने दरवाजे को पूरी तरह खोला और एक जोर की सर्द हवा उसके चेहरे से टकराई। सामने अंधेरा नहीं था, वहां रोशनी थी, मगर ऐसी रोशनी जो आंखों को चुभती थी, जैसे सच्चाई खुद जलती हुई सामने खड़ी हो। वो एक विशाल कमरा था, लेकिन ये कमरा किसी इमारत का हिस्सा नहीं लगता था। छत इतनी ऊंची थी कि दिखाई नहीं देती और जमीन पर ना कोई धूल ना गंदगी, बस एक अजीब सी सफाई। दीवारों पर स्क्रीन लगे थे, हर स्क्रीन पर एक चेहरा, वो चेहरे जो गायब हुए थे, सलीम, फैजल, नासिर और नीला। आरिफ की सांस रुक गई। नीला की आंखें उसे स्क्रीन से घूर रही थी, जैसे वो जानती हो कि आरिफ वहां है। ये क्या है? आरिफ ने कांपती हुई आवाज में पूछा। एक दूसरी आवाज, ना पुरुष ना स्त्री, हवा में गूंजती हुई आई। ये वो जगह है जहां यादों को मिटाया जाता है और इंसानों को रिकॉर्ड बना दिया जाता है। हम उन्हें गायब नहीं करते, हम उन्हें मौजूदगी से अलग कर देते हैं। आरिफ पीछे मुड़ा, लेकिन अब वो आकृति गायब थी। वो अकेला था, सिर्फ वो और वो दीवारें जिन पर इंसानों की जिंदगियां पैद थी। तभी जमीन के बीचों बीच एक गोल प्लेटफॉर्म ऊपर उठने लगा। उस पर एक कुर्सी थी और उसके पीछे एक मशीन, कोई इंजेक्शन जैसा यंत्र जो रीढ़ की हड्डी तक जाता था। उसके सामने स्क्रीन पर अब उसका चेहरा था। आरिफ अहमद, उम्र 32 साल, 44वां नाम अब चुन लिया गया है। वो आवाज फिर आई, या तो रहो और वही बनो जो सब बन चुके हैं, या फिर उस दरवाजे से वापस जाने की कोशिश करो जो अब कभी नहीं खुलेगा। आरिफ की आंखें भटकने लगी और तभी उसे एक कोना दिखा, एक छोटा सा वेंटिलेशन शॉप जिस पर खून से लिखा था, भाग जब तक नाम नहीं खुदा। वो समझ गया उसे अब फैसला लेना था, या तो वो इस सिस्टम का हिस्सा बन जाए या वो सिस्टम को ही तोड़ दे। आगे क्या होगा जानने के लिए अगला एपिसोड का इंतजार करें।
اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اس طرح کے اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگر آپ اس طرح کے کہانی پڑھنے کے شوقین ہیں تو کمنٹ باکس میں ویب سائٹ کا لنک دیا ہوا ہے، وہاں بھی جا کر ضرور وزٹ کریں۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ۔